हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आप सभी के सामने टॉपिक मैनिया में एक शानदार सा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है एंट्रोपी। आज हम लोग एंट्रोपी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार हम एंट्रोपी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिर आप चाहे तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ही यही आती है कि हमें फॉर्मूलाज तो पता है लेकिन कब कहां लगाना है इसके बारे में नहीं पता चल पाता। तो अपन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके कौन से फॉर्मूला कहां पर लगेंगे। इज इट क्लियर? आइए शुरू करते हैं एंट्रोपी से। तो अगर मैं बात करूं आपसे एंट्रोपी के बारे में, अगर मैं बात करूं आपसे एंट्रोपी के बारे में, तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी बेसिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या चीज के बारे में बताता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस मेजर करने का काम करता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ये क्या चीज के बारे में बताता है? ये रैंडमनेस को मेजर करने का काम करता है एंट्रोपी। ठीक, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है? मैथमेटिकली बोला गया है कि जो डेल्टा एस होगा दैट विल बी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे हमको ये पता चल रहा है कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी एक एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है सर, यहां पर क्यू रिवर्सिबल बाई टी, अगर मान लीजिए प्रोसेस इरिवर्सिबल रहेगा तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप ए से बी इरिवर्सिबल पाथ से गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन जब आपको चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना होगा ना, तो आपको इसको रिवर्सिबल पाथ से जाना पड़ेगा। एक बार आपको रिवर्सिबल पाथ से जाना पड़ेगा, ए से बी पे ही एक बार और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिवर्सिबल पाथ से जाकर के कैलकुलेशन करना होगा, तब जाके आप एंट्रोपी को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बहुतों के मन में क्या आएगा, अरे सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात होगी। हमें आप मस्त फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करिए ताकि चीजें बहुत आसान सी हो जाए। ठीक है सर, तो सवाल आता है कैसे निकाले? तो यहां मैं आपको बता दूं, आप डेल्टा एस तीन चीजों के लिए निकालेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, एक आपका सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है, तीसरा इन दोनों को मिलाने के बाद यूनिवर्स होता है। तो हम लोग कैलकुलेशंस देखेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशंस किसके बेसिस पर देखेंगे? पहला हम लोग देखेंगे डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालेंगे? ठीक, तो अगर हमें डेल्टा सिस्टम निकालना हो, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे फ्री एक्सपेंशन क्यों ना हो रहा हो, आपको फॉर्मूला यूज करना है। या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCV/ln/T2 अपॉन T1 प्लस NR/ln, अगर यहाँ CV है तो यहाँ हो जाएगा V2 अपॉन V1। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला आप सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं, इसका एक और फॉर्मूला होता है। अगर ये CV आप CP में इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर आप CV को CP में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो V2 है उसके जगह पे आ जाएगा P1, और जहाँ V1 है वहां पर आ जाएगा P2। तो ये आपका दो फॉर्मूला हो गया डेल्टा एस सिस्टम निकालने के लिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब सवाल, ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। और चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, आप फ्री एक्सपेंशन हो, आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? वहीं पर अब सवाल आएगा, सर डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? और मैं ये सारे केसेस कब के लिए बता रहा हूं? जब किसी प्रकार का फेज चेंज नहीं हो रहा होगा, जब किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा होगा, तब के लिए ये केसेस आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। वहीं डेल्टा सराउंडिंग का बात करें तो ये हो जाएगा -Q सिस्टम आप लिख सकते हैं अपॉन T। अब सवाल, सर ये Q सिस्टम रिवर्सिबल वाला होगा कि इरिवर्सिबल वाला होगा? देखो बेटा, एक बात बता दूं, अगर आप Q रिवर्सिबल लिख रहे हैं तो आपको यहाँ सराउंडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन मैं बता दूं, आप इरिवर्सिबल प्रोसेस से जाइए चाहे रिवर्सिबल से जाइए, आप Q सिस्टम निकाल लो, डजेंट मैटर कौन सा मेथड से आप जा रहे हैं, रिवर्सिबल से जा रहे हैं, कौन सा पाथ चुन रहे हैं, चाहे आप इरिवर्सिबल से जा रहे हैं,
बोलेंगे सर क्यों? देखो ये जो प्रोसेस डिफाइंड है ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये सिस्टम के लिए डिफाइंड है। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल सिस्टम के लिए होता, कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए होता, लेकिन सराउंडिंग के लिए हमेशा से प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल ही होना है। तो आप क्यू यहाँ रिवर्सिबल पुट करिए चाहे इरिवर्सिबल पुट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? माइनस क्यू सिस्टम। मैंने बोला ना सिस्टम का रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, सराउंडिंग का वो हमेशा रिवर्सिबल होना। अब सवाल है सर ये क्यू सिस्टम आप कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली हम फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सीखें, प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो क्यू कैसे निकालेंगे, आइसोबेरिक होगा तो क्यू कैसे निकालेंगे, आइसोकोरिक होगा तो कैसे निकालेंगे, और एडियाबेटिक होगा तो क्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग उन फॉर्मूलाज का यूज यहाँ पर करेंगे और क्यू सिस्टम निकाल लेंगे, और यहाँ पर पुट करके डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा। जब डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया तो आपको डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है, डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है जो कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट डियर? चलो ठीक है, ठीक है भैया, ये तो हमको निकालना आ गया, लेकिन निकालने से फायदा क्या होगा? तो मैं बता दूं, यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फिजिबिलिटी। आ रहा है क्या बात समझ में? तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो बोलता है अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं कहूंगा ये प्रोसेस क्या है? फिजिबल है, फिजिबल है। लेकिन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? तो मैं बोलूंगा ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक। वहीं अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा, मैं सीधे लिख दूंगा नॉट फिजिबल। जब होगा ही नहीं तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की तो बात ही नहीं आती है। वहीं अगर मैं लिख दूं डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू 0 कर दूं तो मैं बोलूंगा प्रोसेस फिजिबल भी है और रिवर्सिबल भी है, और रिवर्सिबल भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? लेकिन ये सारी बातें तब के लिए है जब किसी प्रकार का फेस चेंज नहीं हो रहा होगा, जब किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं हो रहा होगा। क्लियर? अब सवाल आता है कि सर अगर फेस चेंज हो रहा होगा तब क्या करेंगे, है ना? फेस चेंज हो रहा मान लो, तो फॉर फेस चेंज, फेस चेंज कहने का मतलब क्या है? फेस चेंज कहने का मतलब है कि कोई सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो, चाहे लिक्विड से गैस में जा रहा हो, चाहे सॉलिड से गैस में जा रहा हो, इन सारे चीज़ों को क्या कहते हैं? फेज में उसके चेंजेस आ रहा है। और हर एक फेस चेंज आपका इक्विलिब्रियम पर ही होता है। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड भी होता है। तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस दौरान जो चेंज आएगा, मान लो डेल्टा एच, यहाँ पर अगर सॉलिड लिक्विड है तो ये फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो जाएगा, यहाँ डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा एच फ्यूजन हो, वेपोराइजेशन हो, सब्लिमेशन हो, ये सारे क्यों रिवर्सिबल होने वाले हैं? अरे आ रहा है क्या बात समझ में? ये सारे क्यों रिवर्सिबल होने वाले हैं? तो यहाँ से डेल्टा एच सिस्टम क्या निकल करके आएगा? यहाँ से डेल्टा सिस्टम क्या निकल करके आएगा? यहाँ से डेल्टा सिस्टम Q रिवर्सिबल अपॉन T निकल करके आएगा, एंड दैट इज डेल्टा H अपॉन T। अब ये T क्या है? अगर ये फ्यूजन है तो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वेपोराइजेशन है बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आ रहा है क्या बात समझ में? ठीक, ये तो आ गया सर, ये तो आ गया, लेकिन इससे हमारा क्या निकला? डेल्टा एस सिस्टम। वही डेल्टा सराउंडिंग निकालना होगा तो वही माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी। अब क्यू सिस्टम यहां पर क्या हो जाएगा? यही बस, क्योंकि जो कि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स तो क्या आने वाला है? यहाँ पर डेल्टा एस यूनिवर्स 0 होने वाला। आप सिस्टम निकाल लो, सराउंडिंग में नेगेटिव लगा देना, आ जाएगा काम। इसी को टॉरंटन्स लॉ भी कहते हैं, इसी को टॉरंटन्स लॉ भी कहा जाता है इस फॉर्मूला को, जब फेस चेंज की बात हो रही होती है। तो अब सवाल आता है सर ठीक है फेस चेंज तो आ गया, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा सर तब, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तब, तो मान लेते एक रिएक्शन है ए गैस प्लस बी गैस विल फॉर्म सी गैस प्लस डी गैस। होगा क्या? सवाल में आपको ऑलरेडी इन सब का एब्सोल्यूट एंट्रोपी दे देगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और इस रिएक्शन का
डेल्टा एच भी दे देगा, डेल्टा एच आर। लेकिन अब मैं बता दूं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो रिवर्सिबल नहीं, वो इरिवर्सिबल होंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहता है जिसका आप समय पता कर लो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जिसका समय ना पता कर सको, जो चीज इनफाइनाइट टाइम में हो रही है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ से ये जो डेल्टा एच आर निकल करके आएगा वो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस निकल करके आएगा। यहाँ जो डेल्टा एच निकल के आएगा वो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब यहाँ पर जो क्यू है वो क्यू रिवर्सिबल नहीं होगा, वो क्यू इरिवर्सिबल होने वाला है। यहाँ पर आपको एस ए दे देगा, यहाँ पर एस बी दे देगा, यहाँ एस सी दे देगा, यहाँ एस डी दे देगा। अब सवाल है, ये स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या है? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जिसको आप बैलेंसिंग करके पता कर सकते हैं बेटा। क्लियर? अब सवाल है इसका हम डेल्टा एस आर कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा एस आर ही डेल्टा एस सिस्टम है। तो ये क्या हो जाएगा, C इंटू एस सी प्लस डी इंटू एस डी माइनस ए इंटू एस ए प्लस बी इंटू एस बी। यहां से आपको डेल्टा एस आर निकल के आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता होगी, ये सारी चीजें आपको पता होगी। वहीं अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग का बात करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग का बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच आर अपॉन माइनस डेल्टा एच आर अपॉन टी। ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा होगा, आप उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आ रहा है क्या समझ में कैसे निकालना है? ठीक है, तो बोलेगा सर रिएक्शन का फिजिबिलिटी पता करना है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स पहले निकाल लो बेटा। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस होगा, यहां इक्वल्स टू आ गया गलती से, डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ गया फिजिबल है, लेस देन 0 आ गया नॉट फिजिबल है, और इक्वल्स टू 0 आ गया तो रिवर्सिबल हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 फिजिबल, यहां भी ग्रेटर आ गया है गलती से, यहां लेस कर लेना बेटा। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है? अब यहां से आपका डेल्टा एस यूनिवर्स निकल करके आ जाएगा, यहां से आपका डेल्टा एस यूनिवर्स निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब सवाल है कि सर मान लीजिए मेरे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डेल्टा एस आर पता है, हमको किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे निकालना है, तो डेल्टा एस सिस्टम रिएक्शन के लिए कैसे निकालें? तो डेल्टा एस आर टी टू पी टू माइनस डेल्टा एस आर टी वन पी वन बराबर, अगर रिएक्शन है तो ये तो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा होगा, तो एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, और यहां पर डेल्टा सी पी आर आ जाएगा, और यहां आ जाएगा डेल्टा एन जी आर आर एल एन P1 अपॉन P2। ये टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएंस के लिए। मान लो आपको रिएक्शन T1 P1 पे दिया हुआ है और आपसे डेल्टा एस आर T2 P2 पे पूछ रहा है। हो सकता है कि P1 बराबर P2 हो जाए, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ T1 T2 के कारण वेरिएशन आ सकता है, और हो सकता है दोनों वेरी कर रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको एक वेरिएशन का चीज समझा दिया, लेकिन इससे आप डेल्टा एस आर निकाल पाएंगे, डेल्टा एस सिस्टम के बारे में पता कर पाएंगे। बोलेंगे सर डेल्टा एस सराउंडिंग, तो आपको वहां पर अगेन क्या चाहिए होगा, माइनस क्यू of the system upon T। Q of the system क्या है, डेल्टा एच आर एट T2। अब मैं बता दूं डेल्टा एच आर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर पे तो करेगा ना। तो ये T1 पे आपको टेम्परेचर पे डेल्टा एच आर पता है, आपको T2 पे निकालना, तो आप किरचॉफ्स इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, आप किरचॉफ्स इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, डेल्टा सी पी आर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब सवाल आता है ठीक है हम डेल्टा CPR कैसे निकालें? तो हमको रिएक्शन देगा ना बेटा, हमको रिएक्शन देगा कि नहीं? मान लेते वही रिएक्शन है, AA गैस प्लस BB गैस विल फॉर्म CC गैस प्लस DD गैस। तो डेल्टा CPR कैसे निकालोगे? तो इन सभी का आपको CP का वैल्यू दे देगा, CPA, CPB, CPC, CPD, तो हो जाएगा D इंटू CPD प्लस C इंटू CPC माइनस A इंटू CPA प्लस B इंटू CPB।
यहां से डेल्टा CPR पुट करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस आपको पता होगा, एक टेम्परेचर पे डेल्टा HR पता होगा, दूसरा पे निकाल लेंगे, यहां से जैसे ही निकालेंगे यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा SR आ जाएगा T2 पे। फिर फिजिबिलिटी चेक करनी है तो डेल्टा S यूनिवर्स लगा दो। इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। आइए कुछ सवाल की और आगे बढ़ते हैं कि किस तरीका से जेईई मेन में सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल आपके समक्ष में है, ये जेईई मेन 2024 ऑनलाइन में आया हुआ है, ठीक है, 9 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, दैट इज इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आइए इस सवाल का जवाब बनाया जाए। बोलता है डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको दे दिया, कितना दिया, 30 किलो जूल। देखो यूनिट्स पे बहुत ध्यान रखना अपने को केमिस्ट्री में, ये जूल में, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, जूल में बदल लेंगे, 30,000 जूल पर मोल। डेल्टा एस वेपोराइजेशन दे रखा है कितना, 75 जूल पर मोल पर केल्विन। देन द टेम्परेचर ऑफ द वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर, तो आपको पता है डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी क्या लेना है, आपको टेम्परेचर ऑफ द वेपर निकालना है एट 1 एटमॉस्फेयर। मैं इसी को क्या कहता हूं, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, तो ये हो जाएगा TBP बराबर डेल्टा एस वेपोराइजेशन। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, 30,000 अपॉन ये डेल्टा एस वेपोराइजेशन नीचे आ जाएगा, दैट इज 75, और इधर हो जाएगा टेम्परेचर, है ना, ये हो जाएगा 10,000 अपॉन 25, ये हो जाएगा 400। तो टेम्परेचर किस में आ गया, 400 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बोलता क्या है, द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 350 केल्विन, टेम्परेचर आपको दे दिया, इन अ 2 लीटर वेसल, V1 दे दिया, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, मतलब यहीं से पता चल रहा है कि आइसोथर्मल, which are in contact with the surrounding, it undergoes an isothermal reversible expansion from V1 2 liter to V2 क्या हो जाएगा, 3 लीटर। रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ठीक है, रिवर्सिबल होने से हमको एक बात पता चल गया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर 0 अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, that is 4 atm. The change in the entropy of the surrounding, the change in the entropy of the surrounding, क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या, ठीक। तो आप डेल्टा सिस्टम निकाल लो, सराउंडिंग भी वही होना है, क्यों क्यों, क्योंकि आपको पता है उतना ही का चेंज आना है, कारण क्या है, रिवर्सिबल है, दोनों का सम आपका 0 होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो डेल्टा सराउंडिंग बराबर आप क्या लिख दोगे, डेल्टा सिस्टम, सॉरी डेल्टा सिस्टम बराबर डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा सराउंडिंग बराबर इसका फॉर्मूला लग जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, NCV ln T2 अपॉन T1, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है इसलिए CV लिया, NR ln V2 अपॉन V1, T1 और T2 सेम है, ये 1 हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NR ln V2 अपॉन V1। N के जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, 1 मोल, R के जगह पे क्या पुट करेंगे, 8.314, ln के जगह 2.303, log V2 कितना है, वॉल्यूम कितना है, 3 अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहां से निकल करके आ जाएगा। हाँ, लॉग बेस 10 3, लॉग बेस 10 2, इन सब की वैल्यूज आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपके जेईई मेन 2023 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बात बढ़ते हैं। बोलता था एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फिर अगेन आगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, डेल्टा एस निकालना है, वो भी सिस्टम का, क्योंकि सराउंडिंग तो बोल नहीं रहा है, आइसोथर्मल है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। क्यों, क्योंकि यहाँ DM क्यूब क्या है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रहा है, 10 से 100 हो जा रहा है, यहाँ T1 बराबर T2 है, ln 1 वैल्यू 0, तो डेल्टा सिस्टम क्या हो जाएगा,
एन आर एल एन V2 कितना हो गया 100/10, ये और ये कट गया। मोल्स कितने लोगे, मोल्स 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 2, आर का वैल्यू क्या लेना है 8.314, ये हो गया 2.303 log 10 base 10, ये अगेन 1 हो गया। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 38.3 के आसपास आ जाएगा, लगभग 38 पॉइंट। देखो मैं सिंपल सोच रहा हूँ, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और यहाँ 0.3 अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 35 के तो आसपास नहीं आना है, ये फंडा क्लियर है। ठीक, और तुमको अगर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके देखना, आप एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इसी तरीका से आपसे सवाल पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा मोड़ा सवाल आपका उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से भी पूछ लिया जाता है कि सॉलिड का ज़्यादा, कि लिक्विड का ज़्यादा, कि गैस का ज़्यादा। वहीं दूसरा कि बॉइल्ड एग का ज़्यादा इंट्रोपी, कि नॉर्मल एग का। बहुत जो नॉर्मल एग बोल देते हैं गलत हो जाएंगे, उनको लगता है लिक्विड है उसकी इंट्रोपी ज़्यादा होगी अंदर में जो येलो पार्ट है, लेकिन जब वो सॉलिडिफाई होता है तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, जिसके कारण उस एग का जो इंट्रोपी है वो बॉइल्ड एग का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन बॉइल्ड एग। ठीक है, तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड में अगर मोल्स बढ़ रहे हैं रिएक्शन होने पर, तो मैं बोलूँगा उसका एंट्रोपी पॉजिटिव है। मोल्स गैसेस के घट रहे हैं तो मैं बोलूँगा नेगेटिव है। मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में भी है, तो मैं बोलूँगा उसका एंट्रोपी 0 है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस फॉर्मूला में आप देख लीजिए। वॉल्यूम बढ़ाने पर भी एंट्रोपी बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर प्रेशर का बात करूँ तो फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में P1/P2 आ जाता। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी घटता है। तो इस तरीके के भी फिजिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड सवाल भी आपके जेईई मेन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।